आज के वीडियो लेक्चर में हम पक्सिनिया की स्ट्रक्चर और उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम इसके सिस्टमिक पोजीशन को जानेंगे। पक्सिनिया किंगडम माइकोटा, डिवीजन यूमाइकोटा, सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास टीलियोमाइसिटीज, ऑर्डर यूरिडिनेल्स और फैमिली पक्सिनिएसी का सदस्य है। सबसे पहले हम बेसिडियोमाइकोटिना के कुछ लक्षण का स्टडी कर लेते हैं। तो बेसिडियोमाइकोटिना में माइसीलियम सेप्टेट ब्रांचड और बाई न्यूक्लिएट सेल युक्त होता है। बेसिडियोमाइकोटिना में सेप्टा सिंपल या फिर डोलियोपोर वाले हो सकते हैं। बेसिडियोमाइकोटिना में क्लैंप कनेक्शन पाए जाते हैं और बेसिडियोमाइकोटिना में परफेक्ट स्टेज का रिप्रेजेंटेशन बेसिडियम करता है और जिसके ऊपर एक्सोस्पोर या बहिर्जात बेसिडियोस्पोर्स उत्पन्न होते हैं। तो ये थे सब डिवीजन बेसिडियोमाइकोटिना के कुछ कैरेक्टर्स। नेक्स्ट इसकी क्लास टीलियोमाइसिटीज है। तो टीलियोमाइसिटीज के इम्पोर्टेंट कैरेक्टर ये हैं कि इसके मेंबर वेस्कुलर प्लांट्स या संवहनी पादप पर पैरासाइट होते हैं और इनमें सेप्टा सिंपल होते हैं। जैसे कि बेसिडियोमाइकोटिना में तो हमने स्टडी किया कि दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन टीलियोमाइसिटीज में केवल सिंपल सेप्टा पाए जाएंगे और इनमें बेसिडियोकार्प भी अनुपस्थित होगा। इसके अलावा टीलियोमाइसिटीज की विशेषता है टीलियोस्पोर्स का पाया जाना। टीलियोमाइसिटीज को दो ऑर्डर यूरिडिनेल्स और अस्टिलैगिनेल्स में बांटा गया है। तो यूरिडिनेल्स के क्या कैरेक्टर है? वही एक तो इसमें बेसिडियोकार्प का डेवलपमेंट नहीं होगा, वेस्कुलर प्लांट्स पर ये पैरासाइट के रूप में पाए जाते हैं, टीलियोस्पोर्स बनते हैं और बेसिडियोस्पोर्स की उत्पत्ति स्टेरिगमेटा पर होती है और बेसिडियोस्पोर्स जो है फोर्स के साथ में डिस्चार्ज होते हैं। तो यूरिडिनेल्स की क्या विशेषता हो गई कि इनमें बेसिडियोस्पोर्स जो बनेंगे वो स्टेरिगमेटा पर बनते हैं एंड बेसिडियोस्पोर्स आर फोर्सिबली डिस्चार्ज्ड। नेक्स्ट इसमें जो है पक्सिनिएसी फैमिली इसकी है। तो इस प्रकार से हमने इसकी सिस्टमिक पोजीशन के बारे में डिटेल स्टडी किया। नेक्स्ट हम इस लेसन में पक्सिनिया ग्रैमिनिस के बारे में स्टडी करेंगे, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो पक्सिनिया स्वयं जो जीनस है वो एक बहुत बड़ा जीनस है और उसमें लगभग 1800 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती है। पक्सिनिया के कारण सीरियल क्रॉप्स जो होती हैं उनमें रस्ट डिजीज होता है। तो इस कारण से यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैथोजन है क्योंकि इस डिजीज के कारण होने वाला आर्थिक नुकसान भी जो है बहुत बड़ा होता है। पक्सिनिया आर इंटरनल ऑब्लिगेट पैरासाइट, आंतरिक आवश्यक पैरासाइट ये होते हैं और इनके केवल स्पोर्स जो होते हैं वही जो है सरफेस पर दिखाई देते हैं। स्पीसीज ऑफ पक्सिनिया आर ऑटोइशियस एंड हिटेरोइशियस। ऑटोइशियस का मतलब है कि कुछ स्पीसीज जो पक्सिनिया की होती है वह केवल एक ही होस्ट पर पैरासाइट होती हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज पक्सिनिया की जो है एक से अधिक होस्ट पर पाई जाती है। पक्सिनिया ग्रैमिनिस इज द causal organism for black rust disease of wheat and other cereal crops। तो पक्सिनिया ग्रैमिनिस स्पीसीज जो है उसके कारण वीट और दूसरे सीरियल क्रॉप्स पर
ब्लैक रस्ट डिजीज जो है वो होती है। इट हैज़ टू फेसेस, द डाइकैरियोफेज occur in its primary host wheat, that is Triticum vulgaris, and haplophase occurs in its alternate host, that is Berberis vulgaris। यानी कि पक्सिनिया ग्रामिस में दो फेसेस पाई जाती है। डाइकैरियोफेज यानी कैरियो का अर्थ है न्यूक्लियस, तो दो न्यूक्लियस वाली फेज जो होती है वह हमेशा इसके प्राइमरी होस्ट पर पाई जाती है और इसका प्राइमरी होस्ट होता है वीट का प्लांट। दूसरी फेज होती है हैप्लोफेज, यानी एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है और हैप्लोफेज जो है इसके ऑल्टरनेट होस्ट जो कि बर्बेरिस वल्गेरिस के ऊपर जो है पाई जाती है। नेक्स्ट इसमें पक्सिनिया ग्रामिनिस में एक प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसको कहते हैं बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन। इसका अर्थ है कि पक्सिनिया ग्रामिनिस जो स्पीसीज है उसकी भी अलग अलग स्ट्रेन्स पाए जाएंगे, तो जो अलग अलग जो स्ट्रेन्स होते हैं उनके होस्ट भी स्पेसिफिक होते हैं। That is, each strain of Paccinia graminis has some metabolic specificity towards the host. The phenomenon where host is infected by a specific pathogen is called biological specialization। यानी कि जो पक्सिनिया ग्रामिनिस का स्ट्रेन है पक्सिनिया ग्रामिनिस ट्रिटिसाई, इसका होस्ट होता है वीट। एक और स्ट्रेन है पक्सिनिया ग्रामिनिस सिकेलिस, इसका होस्ट होता है राई। पक्सिनिया ग्रामिनिस पोआ, इसका होस्ट होता है पोआ। यानी अलग अलग स्ट्रेन्स जो है वो उनका होस्ट जो है वो अलग अलग होता है और इसको बायोलॉजिकल स्पेशलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट इट्स वेजिटेटिव स्ट्रक्चर। Now there are two type of mycelia in Paccinia, that is dikaryotic mycelium occur in primary host wheat and monokaryotic, that is haplokaryotic mycelium occur in alternate host Barbary bushes. Both these mycelium are intercellular septate and branched। ये दोनों ही माइसीलियम, इसके डाइकैरियोटिक माइसीलियम और मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है इंटरसेलुलर यानी सेल्स के बीच में पाया जाने वाला सेप्टेट यानी पट्टी है और ब्रांच्ड यानी शाखित होता है। इसमें सिंपल पोर पाए जाते हैं, सेप्टम जो होता है उसके बीच में सिंपल पोर पाए जाते हैं। एंड सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ काइटिन एंड ग्लूकेज, जो कि फंजाई का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, काइटिन और ग्लूकेन्स का पाया जाना। तो पक्सिनिया ग्रामिनिस के बारे में हम यहाँ पर पूरा डिटेल स्टडी कर रहे हैं। तो पक्सिनिया ग्रामिनिस इज ए मैक्रोसाइक्लिक हेटेरोशियस रस्ट। मैक्रोसाइक्लिक हेटेरोशियस का अर्थ है कि इसमें स्पोर्स, मैक्रोसाइक्लिक का अर्थ है कि इसमें कई प्रकार के स्पोर्स पाए जाते हैं और हेटेरोशियस का मतलब है कि इसमें एक से अधिक होस्ट पर यह पैरासाइट होता है। तो सबसे पहले कौन आएगा? प्राइमरी होस्ट आएगा। इसका प्राइमरी होस्ट होता है वीट, दैट इज ट्रिटिकम की जो स्पीसीज है उसके ऊपर ये होस्ट होता है। तो वीट या प्राइमरी होस्ट के ऊपर दो प्रकार के स्पोर्स पाए जा सकते हैं। पहला है ए यूरिडोस्पोर्स स्टेज, बी टिल्यूटोस्पोर स्टेज। दूसरा, सॉयल या एयर पर कौन से स्पोर्स पाए जाएंगे? बेसिडियोस्पोर्स। तीसरा, जैसे कि हमने बात की थी कि इसमें ऑल्टरनेट होस्ट होता है, जो कौन होता है? बारबेरी बुशेज होते हैं। तो बारबेरी पर पिक्निडियोस्पोर और एशोस्पोर स्टेज जो है इसमें पाई जाती है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसमें कई स्पोर्स पाए जा रहे हैं। दूसरा, यह जो है
दो होस्ट पर पैरासाइट होता है, एक तो वीट पर और दूसरा बारबेरी के ऊपर भी ये होस्ट होता है। तो अब हम जो है कुछ पिक्चर्स के माध्यम से इसकी पूरी लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम कहेंगे, जैसे कि हमने स्पोर्स का क्रम पीछे वाली स्लाइड में पढ़ा, सबसे पहला स्पोर हमने पढ़ा था दैट इज यूरिडोस्पोर स्टेज। तो इस यहाँ से हम शुरुआत करेंगे। तो यूरिडोस्पोर स्टेज या यूरिडियल स्टेज जो है, यह सबसे पहले किसी अन्य स्थान से आकर जो यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो नए वीट प्लांट्स पर आकर वहाँ पर डिजीज़ को आगे फैलाते हैं। जैसे इंडिया है, इंडिया में जो पहाड़ी भाग जो होते हैं, हिली एरियाज, वहाँ से यूरिडोस्पोर्स आएंगे और मैदानी भागों में संक्रमण फैलाएंगे। पहला तो ये है। दूसरा इसमें ये भी हो सकता है कि बारबेरी बुशेस जो इसका ऑल्टरनेट होस्ट है उसके ऊपर बनते एशियोस्पोर्स या एशियो बीजाणु बनते हैं। वो बीजाणु जो है वीट के प्लांट्स पर आकर जर्मिनेट होंगे और यूरिडोस्पोर स्टेज बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम देख रहे हैं जो पहला जो ए डायग्राम है उसके ऊपर आप वीट की एक लीफ के ऊपर यूरिडोसोरस, सोरस का अर्थ होता है समूह, तो यूरिडोसोरस जो है वो आप इसमें देख पा रहे हैं। तो लीव्स के अलावा ये स्टेम पर या ब्लूम पर आदि उनके सब एपिडर्मल जो रीजन होता है, यानी एपिडर्मिस के नीचे यूरिडोस्पोर्स के जो समूह है उनको यूरिडोसोरस कहते हैं। यानी यूरिडोस्पोर्स जो है वो ग्रुप में सब एपिडर्मिस के नीचे यानी एपिडर्मिस के नीचे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर वहाँ क्या बनाएंगे, यूरिडोसोरस। तो इस तरह से यूरिडोसोरस के द्वारा हम प्लांट के ऊपर इनका इन्फेक्शन जो है, पक्सीनिया का इन्फेक्शन जो है उसको देख सकते हैं। यहाँ पर इसकी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ जो है या इसकी एनाटोमी के अंदर हम देखेंगे। हमें अब डायग्राम देखना है, बी डायग्राम। बी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि सब एपिडर्मल रीजन, ये वाला, ये जो सब एपिडर्मल रीजन में कुछ सेल्स जो है समूह में पाई जा रही है। इन सेल्स को यूरिडिया कहते हैं। वे सेल्स जो समूह में यहाँ पर पाई जा रही है उन्हें यूरिडिया कहते हैं। और इन यूरिडिया से कुछ वर्टिकल कवक तंतु या हाइफी जो विकसित हुए हुए दिख रहे हैं, जैसे ये वाला आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। और इनकी इन हाइफी की ग्रोथ जो है इसके एकदम समकोण पर होती है। इन हाइफी जो है इनसे यूरिडोस्पोर बनते हैं, जैसे कि यहाँ आपको यूरिडोस्पोर जो है वो दिख रहा है। और यूरिडोस्पोर्स के समूह को क्या कहते हैं, यूरिडोसोरस, जो कि आपको इस लीफ के ऊपर दिखाई देते हैं। इसके अलावा ये जो पूरा जो इसमें संक्रमण या इन्फेक्शन जब फैल जाता है तो लाल भूरी धारियों के रूप में ये लीव्स की सरफेस पर दिखाई देती है। तो यूरिडोस्पोर्स के फॉर्मेशन होने के बाद में, कंप्लीट फॉर्मेशन होने के बाद में होस्ट की एपिडर्मिस फट जाती है और ये स्पोर्स, कौन से, यूरिडोस्पोर्स जो है वो बाहर निकल आते हैं। बाहर निकलने के बाद में आप क्या देखेंगे, यूरिडोस्पोर्स। तो हम इस यूरिडोस्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं कि ये किस प्रकार का होता है। तो यह एक स्टॉक्ड होता है, स्टॉक्ड स्ट्रक्चर है, जिसकी इसमें स्टॉक दिख रही है। यूनिसेलुलर है या एक कोशिकीय है। द्विकेंद्रक है यानी बाई न्यूक्लियट, यानी दो न्यूक्लियस आपको इसमें दिख रहे हैं और ओवल शेप ये होते हैं। और इसकी भित्ति जो है दो स्तरीय होती है, बाहरी और आंतरिक। इसके अलावा इसमें जो है इसका जो इक्वेटर होता है ना, इक्वेटर प्लेन, यहाँ पर इसमें जर्म पोर पाए जाते हैं
कितने होते हैं? 4 जर्म पोर्स इसमें पाए जाते हैं। ये यूरिडोस्पोर्स जो है एटमॉस्फेयर में फैल जाते हैं और फैलकर ये एक खेत से, एक फार्म से दूसरे फार्म के अंदर इन्फेक्शन को फैलाते हैं। तो इस प्रकार हम कहेंगे यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं वो इस डिजीज़ को फैलाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। यूरिडोस्पोर्स जो होते हैं जब अनुकूल परिस्थितियां होती है तो अपने पास वाले जो स्वस्थ गेहूं के पादप जो होते हैं उनके ऊपर जाकर अंकुरित हो जाते हैं और अंकुरित होकर, जैसे कि आप डायग्राम देख लीजिए, डी डायग्राम में आप देखें, डी डायग्राम आपको जर्मिनेटिंग यूरिडोस्पोर दिखा रहा है जो कि होस्ट के एपिडर्मिस पर पहुंच चुके हैं। इनसे एक आपको दो, जैसे इस स्पोर से आपको 2 जर्म ट्यूब निकलती हुई दिखाई दे रही है और ये जर्म ट्यूब जो है लीव्स की स्टोमेटा में पहुंचकर जो लीफ है उसके इंटरनल तक पहुंच जाते हैं। तो ये स्पोर जो है जाकर पुनः द्विकेंद्र की हाइफी जो है उसको फॉर्म करते हैं और वापस ये स्पोर्स यानी यूरिडोस्पोर्स जो है माइसीलियम बनाएंगे और माइसीलियम बनाकर पुनः ये यूरिडोस्पोर्स बनाएंगे। यानी यूरिडोस्पोर्स से जो है नेक्स्ट पीढ़ी के यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, जिसकी ई डायग्राम जो है उसमें भी आप जो है कंप्लीट यूरिडोस्पोर जो है उसका जर्मिनेशन देख रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सरफेस पर एक यूरिडोस्पोर है, इससे प्राइमरी जर्म ट्यूब निकल रही है और ये प्राइमरी जर्म ट्यूब स्टोमेटा के पास में आकर एक एप्रेसोरियम बनाती है। एप्रोसोरियम जो है स्टोमेटा के द्वारा इसकी सब स्टोमेटल विसाइकल में पहुंचती है और वहां पर इसे देख रहे हैं आप सेकेंडरी जर्म ट्यूब बन रही है। तो इस डायग्राम के द्वारा आप प्रॉपर यूरिडोस्पोर्स का जर्मिनेशन आप देख रहे हैं। यानी इसमें कहने का मतलब ये है कि यूरिडोस्पोर्स जो है लीव्स की सरफेस पर जर्मिनेट होकर प्राइमरी जर्म ट्यूब बनाएंगे। वह प्राइमरी जर्म ट्यूब जो है एप्रेसोरियम एक स्वोलन स्ट्रक्चर बनाएगी। एप्रेसोरियम के द्वारा ये जर्म ट्यूब जो है इसमें अंदर एंटर करेगी और एंटर करके अंदर सेकेंडरी जर्म ट्यूब बनाएगी और ये सेकेंडरी जर्म ट्यूब जो है माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। माइसीलियम का फॉर्मेशन होकर इसमें यूरिडोस्पोर्स जो है बनेंगे। तो इस तरह से जो है संक्रमण अधिक से अधिक इसमें फैलता है। बाद में क्या होता है कि जब मौसम जो है उसके लास्ट में यूरिडोस्पोर्स का फॉर्मेशन कम हो जाता है और जहाँ पर पहले यूरिडोसोराई बन रहे थे वहाँ अब टिल्यूटोसोराई जो है उनका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो नेक्स्ट इस पिक्चर में आप देख रहे हैं टिल्यूटोसोरस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो टिल्यूटोस्पोर स्टेज जो है इसमें हम स्टडी कर रहे हैं टिल्यूटोसोरस टिल्यूटोस्पोर्स के समूह को कहते हैं। टिल्यूटोसोरस जो है टिल्यूटोस्पोर के समूह को कहते हैं जो कि बाहर से पिट्टिकाओं या पस्ट्यूल्स की तरह दिखाई देती है। लीव्स की जो वेन्स होते हैं उनके जस्ट पैरेलल आपको ये दिखाई दे रहे हैं। पैरेलल आपको ये पस्ट्यूल्स जो है बने हुए दिखाई देते हैं और इनका कलर जो होता है यूरिडोस्पोर से कुछ डार्क होता है, कुछ कालापन लिए हुए होता है, इसलिए इसको जो है टिल्यूटोस्पोर स्टेज को ब्लैक स्पोर स्टेज भी कहते हैं। यहाँ पर जो है बी डायग्राम में आप देख रहे हैं टिल्यूटोस्पोर्स का फॉर्मेशन हुआ होता है। तो नेक्स्ट हम वापस रिपीट करेंगे कि मौसम के अंत में जो यूरिडोस्पोर्स जो है उनके स्थान पर किसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है? टिल्यूटोस्पोर स्टेज का फॉर्मेशन जो है शुरू हो जाता है और वह डाइकैरियोटिक जो माइसीलियम था अब क्या बनाएगी? टिल्यूटोस्पोर्स बनाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं टिल्यूटोस्पोर्स हैं और
अधिक टिल्यूटोस्पोर के बनने के कारण जो इसकी एपिडर्मिस है वो रप्चर हो गई है और रप्चर होकर ये टिल्यूटोस्पोर बाहर की तरफ इसके दिखाई दे रहे हैं। और किससे बने, यहाँ पर भी डाइकैरियोटिक माइसीलियम जो है वो पाया जा रहा है। तो हमने पहले ही डिस्कस किया था कि पक्सिनिया ग्रैमिनीस जो है अपने प्राइमरी होस्ट या वीट पर डाइकैरियोटिक माइसीलियम के रूप में ही रहता है। तो टिल्यूटोस्पोर्स की स्ट्रक्चर यदि हम स्टडी करें तो टिल्यूटोस्पोर जो है कुछ डार्क कलर के होते हैं, ये भी स्टॉक्ड होते हैं, लेकिन इनमें 2 सेल पाई जाती है। आप देख रहे हैं क्लियरली सी डायग्राम के अंदर कितनी सेल्स पाई जा रही हैं, 2 सेल्स पाई जाती हैं, जबकि यूरिडोस्पोर में एक ही सेल थी। दूसरा, ये स्पिंडल शेप्ड होते हैं, जबकि यूरिडोस्पोर जो है ओवल शेप्ड थे। और ये सेप्टम, जहाँ इनका सेप्टम होता है सेल्स के बीच में, वहाँ से ये कुछ कॉन्स्ट्रिक्टेड होते हैं और प्रत्येक इसकी जो सेल है उसमें एक जर्म पोर उपस्थित होता है। टिल्यूटोस्पोर जो है वो मैच्योर होंगे और मैच्योर होने के बाद में इन टिल्यूटोस्पोर्स में एक इम्पोर्टेंट घटना होगी, दैट इज कैरियोगैमी। यानी इन दोनों सेल्स के अंदर ये जो दोनों भिन्न स्ट्रेन के जो न्यूक्लियस हैं ये दोनों फ्यूज हो जाएंगे और इन दोनों के फ्यूज होने की घटना को क्या कहते हैं, कैरियोगैमी कहते हैं। और दोनों केंद्रक के फ्यूज होने से एक डिप्लॉइड जो है न्यूक्लियस बन जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे कि टिल्यूटोस्पोर की जो दोनों सेल्स हैं में डिप्लॉइड न्यूक्लियस की उपस्थिति होने के कारण यहाँ पर यह जो है रिड्यूस डिप्लोफेज का प्रतिनिधित्व करता है। और ये जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो भित्ति होती है वो मोटी होती है, बहुत मोटी होती है, और ये जो है अनफेवरेबल कंडीशंस जो है उसको ये सहन कर सकते हैं। और जब वातावरण की आर्द्रता बढ़ जाती है और तापमान बाद में कम होता है, यानी जब फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तब इन टिल्यूटोस्पोर्स का जर्मिनेशन होगा। नेक्स्ट हमें कौन से स्पोर पढ़ने हैं, बेसिडियोस्पोर्स पढ़ने हैं। तो बेसिडियोस्पोर्स के फॉर्मेशन जो है वो किस में होगा, बेसिडिया में होगा। तो यहाँ पर हमने पहले बात की थी कि पक्सिनिया में बेसिडियोकार्प का फॉर्मेशन नहीं होता है और टिल्यूटोस्पोर में ही कैरियोगैमी का प्रोसेस जो है वो पाया जाता है। तो बेसिडियोस्पोर्स इसमें किस प्रकार से बनेंगे, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें जो ए डायग्राम है उसमें जो टिल्यूटोस्पोर जो था उसका जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है और जर्मिनेशन स्टार्ट होने पर इसमें क्या बनेगी, जर्म ट्यूब्स बनेगी। तो दोनों सेल्स जो हैं उसमें कैरियोगोमी हो चुकी है और दोनों सेल से ही जर्म ट्यूब बनेगी। ऊपर वाली जो सेल है उसके तो एपेक्स पर बनेगी और नीचे वाली जो सेल है उसमें सेप्टम के पास से जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ये जो जर्म ट्यूब होती है इसकी ग्रोथ जो है अधिक समय तक नहीं होती, ग्रोथ इसकी जो है लिमिटेड होती है और इससे अब क्या कहते हैं, इसे प्रोमाइसीलियम कहते हैं। इसकी जो जर्म ट्यूब है ये जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर, इसको क्या कहते हैं, प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम। वंस अगेन आई रिपीट, इस ट्यूब को आप क्या कहेंगे, प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम कहते हैं। तो हमने बात की थी कि टिल्यूटोस्पोर के अंदर कैरियोगोमी होकर उसमें डिप्लॉइड न्यूक्लियस बन चुका है। अब ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस इसके प्रोमाइसीलियम या एपीबेसिडियम में ट्रांसफ़र हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, ये केंद्रक जो है इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है, जो कैसा है, डिप्लॉइड है।
डिप्लॉइड क्यों है? क्योंकि कैरियोगोमी टिल्यूटोस्पोर में हो चुकी है। यहाँ पर क्या होगा कि इस डिप्लॉइड केंद्रक में मियोसिस से 4 हैप्लॉइड केंद्रक बनेंगे और यहाँ पर 3 सेप्टम बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाई दे 1, 2 और ये 3 सेप्टम बनने से कितनी सेल्स बन जाएंगी? 4 सेल बन जाएगी। और ये जो प्रत्येक सेल जो है, चारों सेल्स जो है, इनसे एक प्रांगुल या स्टेरिग्मा विकसित होता है और इस स्टेरिग्मा जो है उसके एपेक्स पर बेसिडियोस्पोर फॉर्म होता है। तो बेसिडियोस्पोर यहाँ पर 2 प्रकार के होंगे, 2 तो पॉजिटिव होंगे और 2 जो है नेगेटिव होंगे। बी डायग्राम में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको तो बेसिडियल यानी बेस पर जो सेल होती है उसको बेसिडियल सेल, ये स्टेरिग्मा बन चुका है और स्टेरिग्मा के ऊपर ये बेसिडियोस्पोर आपको दिखाई दे रहे हैं। कितने होंगे यहाँ बेसिडियोस्पोर? एक एपिबेसिडियम में कितने बेसिडियोस्पोर बनेंगे? 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे। और ये बेसिडियोस्पोर कैसे होते हैं? तो ये बेसिडियोस्पोर एक कोशिक, जैसे कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है, एक कोशिक, एक केंद्र की और हैप्लॉइड होते हैं। ये बेसिडियोस्पोर जो है वापस व्हीट ग्रास को इन्फेक्ट नहीं कर सकते और यह वायु के द्वारा अपना जो ऑल्टरनेट परपोषी होता है बर्बेरिस, उसके ऊपर पहुंचते हैं, उसको संक्रमित करते हैं। अदरवाइज ये जो है नष्ट हो जाते हैं। यहाँ पर आप जो है पिक्निडियोस्पोर और एशियोस्पोर देख पा रहे हैं। ये दोनों स्पोर जो हैं ऑल्टरनेट होस्ट बारबेरी पर बनते हैं और यहाँ पर माइसीलियम जो है वो कैसा होगा? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम जो है यहाँ फॉर्म होगा। तो पीछे वाले में स्टेज में हमने क्या बनाए थे? बेसिडियोस्पोर्स। तो अब ये बेसिडियोस्पोर जो है बर्बेरिस बुशेस पर पहुंच जाएंगे। वहाँ पर अनुकूल तापमान और ह्यूमिडिटी होने पर ये बेसिडियोस्पोर जो है जर्मिनेट होंगे, लीव्स पर जर्मिनेट होंगे, जर्म ट्यूब बनेगी और हाइफा बनेगी जो कि लीफ की एपिडर्मिस को स्टोमेटा के द्वारा भेजती हुई उसके आंतरिक जगह पर पहुंच जाएंगे और वहाँ पर माइसीलियम बनाएंगे। परंतु ये माइसीलियम कैसा होगा? मोनोकैरियोटिक माइसीलियम बनाएंगे। क्यों बनाएंगे मोनोकैरियोटिक माइसीलियम? क्योंकि बेसिडियोस्पोर जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। सबसे पहले इसमें जो है पिक्निडियोस्पोर स्टेज बनेगी जो कि लीफ के ऊपरी या उसके वेंट्रल सतह पर बनती है। तो पिक्निडियोस्पोर जो होते हैं वो पिक्निडियम में बनते हैं। पिक्निडियोस्पोर जो है वो पिक्निडियम के अंदर बनते हैं। ये जो पिक्निडियम होते हैं ये कुछ फ्लास्क शेप दिखाई देते हैं, जैसे कि आप डायग्राम बी के अंदर देखिए। पिक्निडियम जो है वो कैसा है? कुछ फ्लास्क शेप दिखाई देता है इसके अंदर। और इस पिक्निडियम में 3 प्रकार के हाइफी पाए जाते हैं। याद रखेंगे आप, 3 प्रकार के हाइफी पाए जाता है, स्पर्मेशियोफोर, पैराफाइसिस और रिसेप्टिव हाइफी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पर्मेशियोफोर, या इनको पिक्नियोफोर भी कहते हैं। ये पिक्नियोफोर जो है स्पर्मेगोनियम या ये जो पिक्निडियम है, पिक्नियोफोर जो है पिक्निडियम कि उसकी कैविटी से निकलते हैं और ये एक केंद्र की तंतु होते हैं। यानी ये जो हाइफी है इनमें प्रत्येक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाएगा और इन्हें
स्पर्मेशियोफोर भी कहते हैं क्योंकि इनके ऊपर स्पर्मेशिया का निर्माण होता है। स्पर्मेशिया को पिक्निडियोस्पोर्स भी कहते हैं। स्पर्मेशिया को पिक्निडियोस्पोर्स भी कहते हैं और इनका फॉर्मेशन होगा पिक्निडियोफोर या स्पर्मेशियोफोर के ऊपर होगा। और ये जो स्पर्मेशिया है ये या तो पॉजिटिव होंगे या फिर नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्ट्रेन के होते हैं। दूसरे इनमें कवक तंतु पाए जाते हैं पैराफाइसिस। पैराफाइसिस या सहसूत्र जो होते हैं ये लंबे और स्टेराइल होते हैं और ये पैराफाइसिस जो है इसके ओस्टियोल जो है यहाँ पर इसमें पाए जाते हैं और ये पैराफाइसिस जो है स्पर्मेटाइजेशन में हेल्प करते हैं। तीसरे कवक तंतु इसमें पाए जाते हैं जिनको कहते हैं रिसेप्टिव हाइफी। ये रिसेप्टिव हाइफी को फ्लेक्सस हाइफी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्लेक्सस हाइफी। और ये फ्लेक्सस हाइफी जो होते हैं ये इसके जो ओस्टियोल जो होते हैं वहाँ पर इसके पाए जाते हैं और ये कुछ ब्लंट एंड या कुंठित सिरे वाले होते हैं और पट्टयुक्त होते हैं और शाखित या अशाखित हो सकते हैं और ये जो है फीमेल ऑर्गन के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा कि बेसिडियोस्पोर के बाद में पिक्निडियोस्पोर स्टेज आती है। पिक्निडियोस्पोर जो है पिक्निडियम नामक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर में बनते हैं। यहाँ पर जो है 3 प्रकार के हाइफी पाए जाते हैं इसमें, पिक्नियोफोर्स, फ्लेक्सस हाइफी और पैराफाइसिस। पिक्नियोफोर जो है वो पिक्नियोस्पोर्स बनाएंगे, पैराफाइसिस जो है वो इसमें जो प्लाज्मोगैमी है उसमें हेल्प करते हैं और फ्लेक्सस हाइफी जो है फीमेल ऑर्गन की तरह एक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्पर्मेटाइजेशन क्या होता है। तो पक्सिनिया में जो प्लाज्मोगैमी की जो मैकेनिज्म है उसको स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। पक्सिनिया में प्लाज्मोगैमी की मैकेनिज्म को स्पर्मेटाइजेशन कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जब ये पिक्निडियम जो है पूरा मैच्योर हो जाता है तो इसका जो ओस्टियोल है यहाँ पर, इस ओस्टियोल से नेक्टर जो है वो ड्रॉप्स के रूप में निकलता है। ये जो नेक्टर है ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, इंसेक्ट यहाँ पर आएंगे और उन इंसेक्ट के ऊपर जो स्पर्मेशिया लग जाएंगे। ये स्पर्मेशिया युक्त जो इंसेक्ट होते हैं वो किसी अन्य पिक्निडियम पर जाएंगे और वहाँ पर जो है स्पर्मेशिया को लेकर जाएंगे और वो स्पर्मेशिया जो है वहाँ उपस्थित फ्लेक्सस हाइफी के अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस जो है उसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे। यानी जो फ्लेक्सस हाइफी होती है और स्पर्मेशिया के कांटेक्ट बिंदु पर उनके बीच की भित्तियाँ टूट जाती है और पिक्निडियोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वह रिसेप्टिव हाइफी में प्रवेश कर जाता है या फ्लेक्सस हाइफी में प्रवेश कर जाता है। इस प्रकार से जो फ्लेक्सस हाइफी है उसमें 2 अलग अलग स्ट्रेन के केंद्रक जो है आकर इकट्ठे हो जाते हैं। यानी यहाँ पर जो है द्विकेंद्र की अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। नेक्स्ट स्टेज है इसमें एशियोस्पोर अवस्था, जो कि आपको सी डायग्राम में दिखाई दे रही है। तो पिक्नियोस्पोर अवस्था के अंदर जो है डाइकैरियोटिक फेज स्थापित हो चुकी है, उससे डाइकैरियोटिक माइसीलियम बनेगा। वही डाइकैरियोटिक माइसीलियम पत्तियों की निचली या डोर्सल सतह पर एशियोस्पोर का फॉर्मेशन करेंगे और इन एशियोस्पोर्स का फॉर्मेशन कप शेप्ड एसिडियम में होता है। कप शेप्ड
एसिडियम में इन एस्जियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है और ये एसिडियम पत्तियों की जो निचली सतह पर कुछ लाल रंग के धब्बों के रूप में पाए जाते हैं। दूसरा, इनकी जो भित्ति होती है वह कुछ थिक होती है और इस भित्ति को पेरिडियम कहते हैं। तो यहाँ पर कौन से स्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है? एस्जियोस्पोर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन ये एस्जियोपोर्स जो है, आपको ध्यान रखना है, ये एस्जियोपोर्स द्विकेंद्रकी या बाइन्यूक्लिएट होते हैं। एस्जियोपोर्स का फॉर्मेशन जो है वो चेन में होता है और उस चेन में एस्जियोस्पोर्स के बीच में इंटरकैलरी सेल्स पाई जाती है। ये इंटरकैलरी सेल्स इनके डिस्पर्शन में हेल्प करती है। तो वही इनका स्फुटन का तरीका रहेगा। एस्जियोस्पोर्स के अधिक फॉर्मेशन के कारण दबाव अधिक बढ़ जाता है। दबाव बढ़ने के कारण इसकी पेरिडियम भित्ति पर दबाव बढ़ेगा और पेरिडियम भित्ति पर दबाव बढ़ने से इसकी जो लोअर एपिडर्मिस है वह फट जाती है। डिसजंक्टर सेल्स या इंटरकैलरी सेल्स जो है बीच में से टूट जाती है और उनके टूटने से एस्जियोस्पोर्स जो है वो फ्री हो जाते हैं। ये जो एस्जियोस्पोर्स जो होते हैं वह एक कोशिक लेकिन द्विकेंद्रकी और पोलीगोनल और ऑरेंज कलर के ये होते हैं और जल को अवशोषित ये करके गोल हो जाते हैं। ये एस्जियोस्पोर्स जो है, हमने जहाँ से शुरुआत इस प्रोसेस की थी, जो वीट का जो प्लांट होता है उसके ऊपर ये इन्फेक्ट करते हैं। परपोषी इनके लिए कौन होता है? गेहूं का पादप इनके लिए परपोषी होते हैं। ये पुनः बर्बेरिस प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करते, जबकि गेहूं के प्लांट को ये इन्फेक्ट करते हैं। तो इस प्रकार से हम पक्षिनिया की लाइफ साइकिल के बारे में हमने स्टडी किया। वंस अगेन वी रिवाइज, पक्षिनिया ग्रैमिनीज का जो लाइफ साइकिल है उसमें दो परपोषी या होस्ट होते हैं, गेहूं और बर्बेरिस। जो गेहूं की जो फसल है उसके ऊपर प्राइमरी इन्फेक्शन जो है वो बर्बेरिस पर उत्पन्न हुए एस्जियोस्पोर्स द्वारा होते हैं और गेहूं में द्विकेंद्रकी कवक जाल का फॉर्मेशन होता है। वहाँ पर ये यूरिडियोस्पोर्स बनेंगे। यूरिडियोस्पोर्स के बाद में वहीं पर जो है टिल्यूटोस्पोर्स बनेंगे। टिल्यूटोस्पोर्स में कैरियोगैमी होता है। कैरियोगैमी होने के बाद में बेसिडियम का फॉर्मेशन होता है या एपीबेसिडियम का फॉर्मेशन होता है। एपीबेसिडियम में मियोसिस होता है और मियोसिस होने के बाद में बेसिडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। वो बेसिडियोस्पोर्स जो है बर्बेरिस को इन्फेक्ट करते हैं और वहाँ पर पिक्निडियोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। पिक्निडियोस्पोर्स स्पर्मेटाइजेशन के द्वारा डाइकैरियोफेज की पुनः स्थापना होती है और पिक्निडियोस्पोर के बाद में एस्जियोस्पोर्स बनते हैं और ये एस्जियोस्पोर्स जो है पुनः वीट के प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। दैट्स ऑल।